हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग एक नए आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके प्री और मेंस दोनों में पूछा जा सकता है। और प्री में यहाँ से फैक्ट आपसे पूछा जाएगा और प्री के से रिलेटेड हम लोग ये फैक्ट्स जो है मुख्य रूप से मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा फैक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोगों को फैक्ट्स मिलेगा जो रिवर्स हैं। तो लूनी नदी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक काम किया हूँ कि इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन कर दिया हूँ कि जितने रिवर्स हैं इंडिया में, जो मेजर रिवर्स हैं उनको इसमें ऐड ऑन कर दिया हूँ। फिर कौन कौन से उसमें डैम बने हुए हैं, किस नदी पे कौन सा डैम, यहाँ से जो प्रश्न आता है वो भी इसमें ऐड ऑन है। फिर साथ में जो लेक हैं, झीलें जो हैं भारत में कहाँ कहाँ पे झीलें जो पाई जाती हैं, किन किन राज्यों में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं, जो यहाँ से मैच दो फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। और साथ ही जो वेटलैंड्स हैं, रामसर साइट्स है, उससे रिलेटेड भी जो फैक्ट होगा वो भी हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें। और मेन से रिलेटेड अगर मैं बता दूं तो मेन से रिलेटेड ये टॉपिक जो है जीएस पेपर 3 में आप लिख सकते हैं कि या फिर से डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें आप लिख सकते हैं, इसको कोडन कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अभी राजस्थान जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको जो है अन्ना सागर झील के देख रेख करने के लिए कड़ा निर्देश जारी किया है। ठीक है, अब ये अन्ना सागर जो झील है ये है कहाँ पे, तो एक याद रखिएगा चीज़, ये राजस्थान में है और ये आर्द्र भूमि भी है। ठीक ना, यानी वेटलैंड्स भी है। तो ये चीज़ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जो अन्ना सागर जो झील है, जो लेक है, वो क्या कृत्रिम है या फिर से नेचुरल लेक है। तो यह जो झील आप देख पा रहे हैं। अच्छा, एक और आप लोग पढ़े होंगे जियोग्राफी में, गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये रिवर है, ठीक ना, ये नदी है, यह नदी अपना रास्ता ऐसे तय करते हुए जा रही है। ठीक, अब आफ्टर सम टाइम्स यह नदी यह अपना रास्ता जो है क्या कर ली, इधर से ऐसे कर ली और ये वाला क्षेत्र ऐसे हो गया। अब ये नदी यहाँ ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया था इससे तो कटाव हो गया, ये वाला एरिया तो यहाँ से कट गया। अब यहाँ से जब कट गया तो ये वाला पार्ट जो बचा, जो आप दिखाई दे रहा है आपको, यह क्या बन गया, लेक बन गया, झील बन गया। तो इस तरह के जो लेक बनते हैं उसको कहा जाता है कौन सा झील, गोखुर झील। ठीक ना, तो वो होता है गोखुर झील, याद रखिएगा। तो नदियों के द्वारा ही, नदियाँ जो विसर्प होकर जैसे घूमती हैं या बहती हैं, फ्लो करती हैं, तो अगर वो रास्ता बदल देती है। अच्छा, भारत में कौन ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है, कौन ऐसी नदी है, तो वह नदी है कोसी नदी, याद रखिएगा। और कोसी नदी को ही सॉरो ऑफ बिहार यानी बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिहार का शोक याद रखिएगा, कौन सी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी, क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने में बहुत माहिर है नदी। और इसके रास्ते बदलने के कारण बिहार के अधिकतर जो क्षेत्र है वह बाढ़ग्रस्त रहते हैं और बहुत सारी जो है जान माल की यहाँ पे हानियाँ होती रहती हैं, इसलिए यह बिहार का शोक भी इस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लेक जो है दो तरह के होते हैं। ठीक है, लेक जो होते हैं, जो झील होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक जो होता है नेचुरल झील, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे गोकुल जो झील है, गोकुल झील जो है वो कैसा है, तो वह मुख्य रूप से अगर देखें एक ग्लेशियर लेक होता है, ग्लेशियर लेक। तो ग्लेशियर लेक आप देखेंगे जो ग्लेशियर्स होता है उसके पिघलने से बना होता है। ठीक ना, और ये है एक जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होता है यानी कृत्रिम, तो एक होता है कृत्रिम झील। ठीक है, तो लेक दो टाइप के होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि यह जो लेक है, ठीक है, अगर इस लेक के बारे में अगर आप देखने का प्रयास करें तो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया है, जिस झील के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इस झील का नाम क्या है, अन्ना सागर झील। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अन्ना सागर झील है, जो लेक है, यह कैसा लेक है, यह एक कृत्रिम लेक है और है कहाँ पे, ये राजस्थान में। ठीक ना, तो यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे जो जितना जो पॉल्यूशंस जो है या फिर से जो सीवेज जो है जो यहाँ पे ला के खोले जा रहा है, उसे क्या होगा, इसे बायोडाइवर्सिटी या जो यह लेक का जो नेचुरल फार्म है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, इसलिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। अब हम लोग देखेंगे जो वेटलैंड्स है,
वेटलैंड्स का मतलब आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमि के बारे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले कब आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन हुआ था। अच्छा, रामसर कन्वेंशन कहाँ पे हुआ था? ये रामसर पड़ता कहाँ पे है? ये पड़ता है ईरान में, ठीक ना। तो ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था। ये कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को, 1971 को, ठीक है। तो 2 फरवरी 1971 को क्या हुआ था? रामसर कन्वेंशन हुआ था ईरान में। और इसी दिन क्या मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है। याद रखिएगा इसको, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है इसी दिन, 2 फरवरी को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही ईरान में रामसर कन्वेंशन हुआ था, यानी आर्द्र भूमियों को संरक्षण के लिए। यह कन्वेंशन क्यों हुआ था? कि जितने विश्व में आर्द्र भूमि है उन आर्द्र भूमियों को क्या किया जाए? कंजर्वेशन किया जाए, यानी संरक्षण किया जाए, ठीक ना। तो संरक्षण कराने के लिए किया गया था ऐसे। अब पूछा जाए कि भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो रामसर कन्वेंशन के तहत अगर भारत में अगर पूछा जाएगा तो टोटल 89 है। अब 89, अभी कुछ समय जो पहले आप देखे होंगे उसमें था कितना? 85। अभी 4 क्या किया गया है? ऐड किया गया है। जो ये 4 नया ऐड हुआ है कहाँ कहाँ से है? तो याद रखिएगा 2 ठो इसमें तमिलनाडु से है, एक यूपी से है, सॉरी 2 तमिलनाडु से है, एक आंध्र प्रदेश से, और एक जो है आपका झारखंड से है, ठीक ना। तो ये 4 जो नया आर्द्र साइट्स जो है या इसमें ऐड हुए हैं। तो टोटल भारत के पास इस समय आर्द्र भूमि जो है कितने हैं? 89 है। तो 89 आर्द्र भूमि भारत के पास है, ठीक। पहले क्या थे? 85 थे, 4 अभी ऐड हुए हैं तो 89 हो गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक। अब आगे चले हम लोग अन्ना सागर झील के बारे में थोड़ा सा देखें। तो ये अन्ना सागर झील को जो मुख्य रूप से आपका जो आर्टिकल्स था उसमें बताया गया था कि राज्य सरकार को अन्ना सागर झील के आर्द्र भूमि क्षेत्र में 7 वंडर्स पार्क से प्राकृतिक संरचनाओं के 6 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया, गाइडलाइंस दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग ये भी पढ़ेंगे एनजीटी के बारे में। एनजीटी, एनजीटी है क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अब इसकी स्थापना कब होती है एनजीटी की? तो एनजीटी की स्थापना होती है 2010 में, ठीक है। तो एनजीटी कब बनता है? 2010 में बनता है, ठीक है, हरित जो प्राधिकरण है, ठीक। अच्छा, प्राधिकरणों को बनाने का जो आर्टिकल है वो किस में, कौन सा आर्टिकल है? याद रखिएगा संविधान में वो आर्टिकल है 323B, ठीक है। और ऐसे अगर आप से पूछा जाए कि प्रशासनिक प्राधिकरण बनाने के लिए किस में है, तो 323A में है, ठीक ना। 323A में प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण में आप पढ़े होंगे 2 तरह का, एक होता है सेट और एक होता है कैट। कैट का मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और ये होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक ना। तो इसका वर्णन अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल 323A में इनका वर्णन है, किसका? सेट का और कैट का। तो कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और सेट जो है राज्यों में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल होता है उसका गठन के बारे में कहाँ दिया गया है? 323A में दिया गया है। अब इनका गठन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक ना। लेकिन 323B में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्राधिकरण के द्वारा, जैसे एनजीटी हो गया, इन सब का वर्णन किस में है? 323B में है, ठीक। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें दोस्तों कि नोट्सबुक आईएएस जो है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें 20 टेस्ट होंगे आपको टोटल, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं या ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन परचेज करना हो तो ऐप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और ऑफलाइन अगर करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं, ठीक है। टोटल 20 जो है टेस्ट है, बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों यह मुख्य रूप से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलने से पहले हम लोग देखें कि जो अभी मैंने बताया भी था कि इसमें हम लोग कुछ और फैक्ट डिस्कशन करेंगे, वह कौन सा फैक्ट है? तो पहले हम लोग देखेंगे कुछ जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में, कहाँ कहाँ से यह फ्लो होती हैं, कहाँ से उद्गम होता है इनका, ओरिजिन कहाँ से होती हैं और कहाँ पे जाके ये समाप्त होती हैं।
फिर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डैम है, किन किन नदी पे कौन कौन सा डैम मतलब पाया जाता है, और जो रिवर्स पे जो लेक्स हैं या कौन कौन जो राज्य है वहाँ पे कौन किस किस प्रकार के लेक्स पाए जाते हैं, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग देखेंगे रिवर मैप। रिवर मैप में अगर हम लोग देखें तो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, यह मुख्य रूप से निकलती कहाँ से, तिब्बत से, ठीक ना। अब वहाँ पे जब निकलती है तो उसका नाम क्या होता है, सांगपो होता है, ठीक। और यह आती है जब अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका नाम क्या होता है, दिहांग होता है। अब यहाँ से फिर से जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या होता है, यमुना हो जाता है। और यह जाके दोनों पद्मा और जमुना यह मिल के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो नाम होता है इनका क्या, मेघना होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा की अगर पूछा, जैसे पिछली बार पूछा भी था कि गंगा में बाएं तरफ से मिलने वाली जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ हैं, और दाएं तरफ से जो मिलने वाली जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो दाएं से पूछे तो सिंपल है, दाएं से एक तो आपका यमुना हो जाएगा, सीधी बात है, और दूसरा जो है सोन नदी हो जाएगी, ठीक। और इधर से एक हुगली नदी हो जाएगी। तो ये दाएं से मिलने वाली नदी है, लेकिन बाएं से बहुत सारी नदियां जो है गंगा में मिलती हैं, जैसे शारदा हो गया, गोमती नदी हो गई, गंडक हो गई, कोसी नदी हो गई, ठीक है। ये सारी नदियां कहाँ से, बाएं से मिलने वाली हैं। फिर यमुना की सहायक नदी चंबल है, ठीक है। अब चंबल पे आप देख पाए होंगे कि चंबल में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि घड़ियाल संरक्षण, जो घड़ियाल के संरक्षण के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, किस कहाँ पे चलाया जा रहा है, यही चंबल जो क्षेत्र है यहीं पे चलाया जा रहा है, चंबल का जो नदी है वहीं पे, ठीक है। फिर बेतवा में आपको याद रखना है, केन बेतवा जो लिंक है यह भी मध्य प्रदेश में से रिलेटेड था, ठीक। दो नदियों को जोड़ने वाला जो प्रोसेस था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें नदी। फिर अगर साउथ में अगर आप चलेंगे तो इसमें तुंगभद्रा नदी है, जो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है, और यह कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। और कृष्णा नदी कहाँ पे गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। वैसे अगर पश्चिम के तरफ यानी अरब सागर की तरफ जो गिरने वाली नदी है वो कौन कौन सी हैं, आप देख पा रहे होंगे, एक नर्मदा है, एक तापी है, ठीक, जो पश्चिम की तरफ गिरती है। फिर आप देखेंगे साबरमती है, माही है, ये सारी नदी। लूनी नदी की अगर बात किया जाए तो ये जो लूनी नदी है, अभी जो हम लोग ये स्थल पढ़ रहे थे रामसर साइट्स, जो लेक जो राजस्थान में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मुख्य रूप से देखा जाए निर्देश दिया गया है, तो इसको जो हम पढ़ रहे थे लूनी नदी पे ही है, ठीक ना, राजस्थान में। तो लूनी नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है और जाके कच्छ के जो रन है वहाँ पे विलुप्त हो जाती है रेगिस्तान में, कच्छ के रेगिस्तान में, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ों को भी याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन से डैम किन किन नदियों पे बनाया गया है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यह है एक मेट्यूर डैम। आपसे पूछा जा सकता है मेट्यूर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है, ठीक है। तो कावेरी नदी पे है मेट्यूर डैम, और यह बहती किधर है, बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है, ठीक ना। फिर आगे अगर आपसे पूछा जाए कि जो तुंगभद्रा रिवर पे कौन सा डैम है, तो तुंगभद्रा जो डैम है वो तुंगभद्रा रिवर पे है, तो इससे तो क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि सिंपल है, तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा डैम है। लेकिन मेट्यूर बांध याद रखेंगे, मेट्यूर बांध किस पे है, कावेरी नदी पे है, ठीक। वैसे ही कृष्णा नदी पे है कोयना बांध। कोयना बांध अगर आप पूछेंगे कर्नाटका में कृष्णा नदी पे है, ठीक है। वैसे ही कृष्णा नदी पर एक और बांध है जो आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ देखेंगे, नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर भी कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे है, किस नदी पे, तो यह है कृष्णा नदी, ठीक है। गोदावरी में अगर देखें, गोदावरी पे एक डैम बना हुआ है, उसका नाम है परवरा डैम, ठीक। वैसे ही नर्मदा पे है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर आपको याद भी होगा, यहाँ पे एक गांव है केवड़िया करके, ठीक है। वहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की ऊंची एक प्रतिमा बनाई गई है जो राम सुतार जी के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, वास्तुकार उसके वही थे। तो सरदार सरोवर जो है डैम कहाँ पे है, नर्मदा नदी पे है, ठीक। वैसे ही गांधी सागर, राणा प्रताप सागर अगर पूछा जाए, ये सब चंबल नदी पे है, ठीक। वैसे भाखड़ा नगर बांध पूछा जाए तो सतलज नदी पे है, ठीक। तो सतलज नदी पे याद रखिएगा भाखड़ा नगर। सलाल प्रोजेक्ट अगर आपसे पूछा जाए, सलाल जो बिजली प्रोजेक्ट है वह किस नदी पे है, तो वो है चेन्नाव नदी पे, ठीक। तो चेन्नाव नदी पे है। टेहरी अगर पूछा जाए तो किस नदी पे है, टेहरी बांध उत्तराखंड में है, और टेहरी बांध पे मुख्य रूप से टेहरी बांध उत्तराखंड में है, और किस नदी पे है, तो वह है भागीरथ नदी पे, ठीक। और आपको पता भी होगा कि भागीरथ और अलकनंदा जब मिलती हैं तो मिलकर किसका निर्माण करती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं, कहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड में, ठीक। तो इसमें पंच प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, ये सारी चीज़ें आप पढ़े हुए होंगे, ठीक। या नदी वाला जो सेशन हम लोग लिए थे उसमें हम लोग डिस्कशन भी किए थे, ठीक। फिर आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे रिहंद बांध है। तो रिहंद बांध किस नदी पे बनाया गया है, सोन नदी पे बनाया गया है, ठीक है। अब यह निकलती कहाँ से, अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से 3-4 नदियाँ निकलती हैं, याद रखिएगा। उसमें से एक नदी निकलती है तापी, जो बिल्कुल समानांतर होकर बहती है और जाके सूरत होते हुए जाके कहाँ पे, अरब सागर में गिर जाती है। एक नर्मदा निकलती है जो मध्य प्रदेश से होते हुए फिर जबलपुर टाउन होते हुए सीधे जाके
आप गुजरात होते हुए कहाँ पे गिर जाती है, यहाँ पे जो खंभात की खाड़ी है वहाँ पे गिर जाती है, ठीक ना। ठीक वैसे ही वहीं से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, जो जाके मिल जाती है गंगा में, सोनपुर के आसपास जो पाटलिपुत्र वाला जो क्षेत्र है, पटना वाला, वहाँ पे जाके मिल जाती है। और वहीं से एक नदी और निकलती है, महानदी, जो मुख्य रूप से उड़ीसा होते हुए कहाँ पे जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो और यही जो आप देख पा रहे होंगे महानदी, इस महानदी के किनारे ही क्या है, जगन्नाथपुरी जो मंदिर आप देख पा रहे होंगे। अच्छा, एक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जगन्नाथपुरी जो मंदिर है उसकी आर्किटेक्चर अगर देखा जाए तो किस शैली में वो बना हुआ है, किस शैली में बना हुआ है, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली, किस शैली में बना हुआ है। और अगर बेसर शैली में बना हुआ है या नागर शैली में बना हुआ है तो नागर शैली की विशेषता और क्या है, या ऐसे आप कमेंट में बता सकते हैं कि नागर शैली और द्रविड़ शैली में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है, मेन अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे। फिर वैसे तिलैया अगर देखा जाए तो तिलैया कहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि यह दामोदर नदी जो है वहाँ पे तिलैया बांध बनाया गया है, ठीक। तो और हीराकुंड अगर बांध अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो वो कहाँ पे है, महानदी पे है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना है। ये तो कुछ डैम्स थे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। फिर लेक्स में देखा जाए तो सांभर जो झील है वो कहाँ पे है, राजस्थान में है। लौड़ वाला जो झील है लूनी नदी के पास में है। तो सांभर झील आपसे अगर पूछ रहा है तो कहाँ पे टिक करेंगे, राजस्थान में। फिर बुलर झील अगर पूछ रहा है तो वो कहाँ पे है बुलर झील, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है। झेलम नदी के पास ही पड़ता है। तो बुलर झील याद रखिएगा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में और झेलम नदी के पास, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो पंचनद है आप देख पा रहे होंगे, जो इंडस नदी में, सिंधु नदी में जाके, सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं 5 नदियां, तो इसके मतलब इन 5 नदियों के बीच में कोई समझौता हुआ था। और वो कब हुआ था, 1960 के आसपास, 1960 के आसपास। और मैं बता दूं WB के अध्यक्षता में हुआ था, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्षता में। किन दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक ना। इसको भी याद रखिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान, इन दोनों के बीच नदी जल समझौता हुआ था 1960 में विश्व बैंक की अध्यक्षता में, जिसमें ये कहा गया कि जो ICJ है, इसको शॉर्टकट में ऐसे याद रखिएगा, ICJ का मतलब इंडस, चेनाब और झेलम, इसके जल का 80% जो भाग है वो पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जो भाग है वो कौन, इंडिया यूज करेगा। इसके अलावा जो शेष नदियां बच रही हैं, यानी झेलम चेनाब के बाद कौन सा बच रहा है, ब्यास, सतलुज बच रहा है, आपका ब्यास बच रहा है, ठीक ना। तो सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, उसके बाद से रावी हो गया, सतलुज, ब्यास और रावी, SVR, इसके जल के 80% भाग इंडिया द्वारा यूज किया जाएगा और 20% भाग पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा। तो यह 1960 का समझौता हुआ है, जो सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, विश्व बैंक की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कुछ। तो लेक में हम लोग देख रहे थे कि सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। वुलर झील कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, झेलम नदी के किनारे, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक ना। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। फिर वैसे देखा जाए कोलेरू लेक कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक। फिर अगर पूछा जाए पुलिकट लेक कहाँ पे है, तो ये है तमिलनाडु में, पुलिकट लेक तो तमिलनाडु में है। फिर बेम्बनाद जो लेक पूछा जाए तो बेम्बनाद जो झील है वो कहाँ पे है, तो आपका पड़ेगा यहाँ पे केरल में। तो बेम्बनाद जो झील है वो केरल में पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण झील थे, नदियाँ थी, डैम था उससे रिलेटेड, या फिर से आप लोग ने देखा उस नदियाँ और उनकी ट्रिब्यूटरी जो नदी है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे वो मैंने आपको बताया, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि आना सागर झील के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। यह कहाँ पे है, शुरुआत में मैंने बताया है कि राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है और एक कैसा झील है, कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है। अब इसका निर्माण जो है लूनी नदी, या लूनी नदी को लावड़वारी नदी भी कहा जाता है, इसी पे बांध बना के इसका निर्माण किया गया है। अब इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के जो दादा थे अणो राजा चौहान 1135 से 1150 ईस्वी में इनका निर्माण इन्होंने करवाया था और इसका नाम अणो राजा चौहान के द्वारा ही रखा गया था। 13 किलोमीटर जो है दूरी में, डिस्टेंस में फैला हुआ एरिया में, और यह पूरा झील में बरादरी या मंडप भी शामिल है जिन्हें शाहजहां ने 1637 ईस्वी में बनवाया था और शाहजहां से भी रिलेटेड है। और साथ ही साथ देखा जाए तो दौलत बाग उद्यान का भी निर्माण जहांगीर के द्वारा यहाँ पे कराया गया था इस आना सागर झील के पास, ठीक ना। अब इस झील के मध्य में एक द्वीप भी है जहाँ नाव से पहुंचा जा सकता है और झील के पास एक पहाड़ी पर एक सर्किट हाउस है जो कभी ब्रिटिश रेजिमेंट भी हुआ करती थी और हर गर्मियों में झील क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो सिंपल सी बात है कि राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे मानसून तो आता नहीं है और आता है तो कुछ ही क्षेत्र में मानसून आता है। उसका कारण क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला में आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि अरावली पर्वत श्रृंखला में यह जो मानसून होता है यहाँ पे इधर से ऐसे चला जाता है तो इसको पार नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो यह जो पड़ता है क्या होता है, छाया वृष्टि में पड़ता है। तो छाया वृष्टि क्षेत्र में पड़ते पड़ते क्या हो जाता है, वहाँ पे बारिश नहीं होता है। दूसरा चीज़ ये है कि मानसून का, चूंकि ये इस पे भी डिपेंडेबल होता है कि अगर ये आपका जैसे भौगोलिक है लोकेशन है, तो समुद्र से दूरी जो है इस पे भी क्या करता है, ये डिपेंडेबल होता है। समुद्र से दूरी जितनी बढ़ती जाती है मानसून उतना क्या होता जाता है, कमज़ोर होता चला जाता है। तो समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो मानसून कमज़ोर होगा। तो वहाँ पे जाते जाते तो एक कारण तो यह दूरी हो गई, दूसरा कारण क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक, हाँ अरावली, वहाँ से अरावली अगर पर्वत श्रृंखला के बारे में पूछ रहे हैं तो अरावली राजस्थान, ठीक है, गुजरात, इवन हरियाणा, दिल्ली, ये 4 राज्यों में फैला हुआ है। दिल्ली का बहुत छोटा सा पार्ट है, सबसे ज़्यादा राजस्थान में फैला हुआ है। ठीक, तो इसको याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्ट थी जो आपके लेक से संबंधित। तो यहाँ से आपका रिवर क्लियर हो गया होगा, लेक क्लियर हो गया होगा, जो अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर से उससे रिलेटेड जो डैम्स होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट था। न्यूज़ तो केवल वही था जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। हाँ, इसका एनालिसिस अगर आपको करना हो तो एनालिसिस कैसे कर सकते हैं कि, या जैसे झील हो गए, कृत्रिम झील हो गए, वहाँ पे जैसे टूरिज्म हो रहा है तो कैसे सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से दिया जाए ताकि अब इनको बचाव, इनका बचाव किया जा सकता है। या सीवेज अगर हो रहा है तो सीवेज को कैसे वहाँ पे रेगुलेट किया जाए। ठीक है, अब इसको तो बंद नहीं किया जा सकता लेकिन रेगुलेट कैसे किया जा सकता है ताकि कम से कम हानि हो या हानि ना हो। ठीक है, अच्छा एक प्रोग्राम भी चला था, आपको पता होगा कि वहाँ पे राजस्थान में, हालांकि राजस्थान में नहीं पूरे भारत भर में चलाया जा रहा है, कैच द रेन अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, कैच द रेन। तो कैच द रेन अभियान क्या था, जो वर्षा का जो जल था उसी को क्या करना है, संचित करना है। अच्छा, आप देखे होंगे रुपया, 100 रुपये का जो नोट्स है, 100 रुपये का नोट देखे है ना, उस पर एक चित्र है, रानी की बाव, रानी की बाव है ना। तो इस रानी की बाव को चित्र में आप देखोगे वो क्या था, वो क्या चीज़ है, यही तो है कैच द रेन का एक सिस्टम है। ठीक है, यानी वर्षा के जो जल है उनको संचित करना, भौम जल को सुरक्षित करने के लिए, या आगे आने वाले समय में उसको क्या करने के लिए, उपयोग करने के लिए। ठीक है, अब इसके रिलेटेड अगर हम चले तो और थोड़ा सा टॉपिक बड़ा हो जाएगा। रेलवे के पास अपार क्षमता है, उससे ही इसको लिंक कर सकते हैं। तो वो भी क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोई भी पानी बाद में साफ करके उसको रिसाइकिल करके दे सकता है, लेकिन सबसे पहला जो चीज़ है वो पानी मतलब संचित करना सबसे पहला जो है मेजर चीज़ें हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं, अगर कोई आर्टिकल इससे संबंधित आता है तो हम लोग उसमें डिस्कशन करेंगे। तब तक आप इसमें इसको एनालिसिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।